प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एसजी एजुकेशन जोन में। आज हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान का जो 2024 का जो फॉर्मेट होगा, यानी पेपर का जो पैटर्न होगा बनाने का, और प्रश्न कैसे होंगे, किस सेक्शन में कितने प्रश्न होंगे और किस किस तरह के प्रश्न होंगे और कितने नंबर के होंगे। आज हम इसके बारे में देखेंगे। आपको ये जानने की आवश्यकता है कि जो पैटर्न हो वो कैसा हो, और इसमें जो प्रश्न हो वो किस किस लेसनों से या कैसे ज़्यादा आते हैं और ज़्यादा बनते हैं। तो आप यदि इस 2025 का जो ये प्रश्न पत्र जो आने वाला है वो आप इसके बारे में अवश्य देखें। तो बच्चों, पहले सेक्शन अगर देखा जाए, जो खंड अ है यानी पार्ट ए है, वो उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि इसमें ये प्रश्न जो है, पहला प्रश्न, और इसका हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों होता है। ये एक एक नंबर के प्रश्न होते हैं। जैसे इसमें पूछा हुआ है कि वियना की संधि कब हुई थी, तो इसमें जो भी आपका सही ऑप्शन होगा उसे आप सही ऑप्शन लगाएंगे। और जो दूसरा प्रश्न है वह ये है कि हिंद स्वराज पुस्तक कौन लिखा था, ये भी एक नंबर। और इसके बाद इंग्लिश वर्जन जो इसका है, इसके बाद फिर इंग्लिश वर्जन के बाद आप देख रहे हैं कि रिंडर पेस्ट जो बीमारी होती है, यह संबंधित किससे है। तो ये इसका हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों होता है आपका। एक एक नंबर के प्रश्न होते हैं। और गुमानस्ता क्या है, और फिर इसके बाद फिर है कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन हैं। फिर इसके बाद है कि श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना। तो ये आप जो ऑप्शन इसमें सही होगा उसे आप लगाएंगे। ये सभी के सभी एक एक नंबर के प्रश्न हैं, 6 आपने देखे। इसके बाद जो 7वां प्रश्न है वह है कि भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हेतु किया गया संवैधानिक प्रावधान है। तो इसमें जो ऑप्शन आपका सही होगा वो आप इसमें लगाएंगे, आंसर में लिखेंगे। और इसके बाद 8वां प्रश्न है कि भारत में स्वाधीन संविधान की दृष्टि से कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो कथन सही होगा उसे आप सही ऑप्शन में लिखेंगे उत्तर में। यानी ये जो होते हैं, आप जानते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव होते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो हैं वो सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, यानी कौन सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, उसको आपको लगाना है। तो ये एक एक नंबर के प्रश्न आप 9 देखें। और जो 10वां प्रश्न है आपका कि एक दलीय व्यवस्था बढ़ावा देती है, किसको बढ़ावा देती है, तो ये आप सही ऑप्शन पे लगाएंगे। और श्वेत क्रांति संबंधित है किससे, तो जो श्वेत क्रांति जिससे संबंधित है वो आप लगाएंगे। तो मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ, मैं केवल आपको पैटर्न दिखा रहा हूँ। और आगे मैं जब आपको पहले प्रिपरेशन कराने के बाद, इसके बाद फिर जब आपको आंसर सहित भी बताया जाएगा, सलूशन भी बताया जाएगा, कैसे लिखना है, क्या करना होता है, ये सब बताया जाएगा। तो सोपान कृषि की जाती है, तो कैसी भूमि पर की जाती है, तो ये आप सही ऑप्शन लगाएंगे। इसके बाद फिर है कि अगला प्रश्न हमारा है कि हौज खास जलीय निकाय स्थित है। तो हौज खास जलीय निकाय कहाँ स्थित है, ये आप लगाएंगे। सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग है, तो कौन है सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग, तो ये आपका सही ऑप्शन इस पर लगाना है। आपने 14 प्रश्न देखे, 14 के 14 आपके एक एक नंबर के होते हैं। जो 15वां प्रश्न है वो आपने देखा कि भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपकी राजधानी है वो किसे कहा जाता है। तो हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों में होते हैं, एक एक नंबर के प्रश्न है। 16वां नंबर है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने का उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य है, किसका उद्देश्य है। तो इसके बाद आप आगे देख रहे हैं कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2017-18 में द्वितीयक क्षेत्रक में कितने प्रतिशत श्रम को रोजगार प्राप्त था। तो ये हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों होते हैं आपके, जैसा कि आप देख रहे हैं, और एक एक नंबर के प्रश्न होते हैं। आगे जो प्रश्न है वह है कि वर्ष 2019 में भारत में जन्म के समय संभावित आयु कितनी थी। तो ये आप जो इसमें सही ऑप्शन होगा उसे लगाएंगे। और आखिरी प्रश्न है आपके ऑब्जेक्टिव का, जो आपके बहुविकल्पीय होते हैं OMR सीट पर किया जाता है, उसका आखिरी प्रश्न है कि एक नंबर के होते हैं प्रश्न। वर्ष 2012 में भारत के प्रति 1000 ग्रामीण परिवारों में कितने प्रतिशत परिवारों के साख का स्रोत व्यावसायिक बैंक थे। तो ये आपका एक एक नंबर का प्रश्न होता है और OMR सीट पर इसको किया जाता है। तो ये आप देख रहे हैं जो आपका 2025 का जो पैटर्न होगा प्रश्न बनने का, वह इसी प्रकार से होगा। 20 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। इसके बाद फिर अगला जो खंड जो ब है यानी पार्ट 2 है यानी पार्ट बी, उसमें आपके जो प्रश्न हैं वह
अब देख रहे हैं कि 4-4 नंबर के प्रश्न होते हैं। तो ये पहला प्रश्न आपका जो है ये थोड़ा ये लिखने वाला होता है, ये लिखित यहीं से शुरू होता है पार्ट बी से। आर्थिक महामंदी के 2 प्रमुख कारणों का उल्लेख करें, या भारत की अर्थव्यवस्था पर महामंदी के 2 प्रमुख प्रभावों का उल्लेख करें। तो दोनों में से आपको जो सही आता हो उसे आप करेंगे तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। अगला जो प्रश्न है वह ये है कि राजनीतिक दलों से आप क्या समझते हैं, इनके किन्हीं 2 कार्यों का उल्लेख कीजिए। या तो ये आपको आता है तो ये कीजिए, या फिर अथवा में दिया हुआ है कि लोकतंत्र की किन्हीं 2 प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। तो ये दोनों में से जो आपको आता है वो करेंगे आप, और 4 नंबर आपको इसको मिलेंगे। अगला जो प्रश्न है वह ये है, तीसरा प्रश्न, कि औद्योगिक प्रदूषण के नियंत्रण हेतु विभिन्न उपायों को समझाइए कि क्या क्या उपाय किए गए हैं प्रदूषण के नियंत्रण के लिए, जो उद्योग फैलाते हैं प्रदूषण। तो या आपको ये नहीं आता तो कम से कम ये कर लीजिए कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो दोनों में से जो आपको सही लगे वो आप करेंगे, तो दोनों में से कोई एक करना होता है अथवा का मतलब, तो इसमें 4 नंबर की आपको मिलेंगे। अगला जो प्रश्न है, विदेश व्यापार से आप क्या समझते हैं और भारत के विदेशी व्यापार की अभिनव प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। या तो ये कीजिए या फिर अथवा में दिया हुआ है कि सरकारी स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व को रेखांकित कीजिए। तो ये 4 नंबर का आपको होगा, दोनों में से जो आप एक करेंगे 4 नंबर आपको मिलेगा। अगला जो प्रश्न होता है वह वर्णनात्मक जो है आपका, ये 150 शब्द कम से कम लिखे जाते हैं इसके लिए होता है। और इसमें क्योंकि इसके नंबर आपके जो 6 नंबर के प्रश्न होते हैं, जैसा कि आप आगे देख रहे हैं कि 5वां प्रश्न है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में योगदान बताइए। या तो ये कीजिए या तो फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 आंदोलनों का प्रकाश डालिए। तो ये दोनों में से कोई एक आप करेंगे और 6 नंबर आपको मिलेंगे। ये पार्ट आपका जो है ये आपका वर्णनात्मक सेक्शन 2 होता है। अगला जो प्रश्न है वह है कि लैंगिक असमानता से आप क्या समझते हैं, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर प्रकाश डालिए। या तो ये कीजिए या फिर भारत की संघात्मक व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये आपके दोनों में से कोई एक करना है, इस 6 नंबर आपको इसके मिलेंगे। आगे जो है कि नवीकरण योग्य एवं पुनः चक्रीय संसाधन को परिभाषित कीजिए। सतत पोषणीय विकास में इनके क्या योगदान हो सकते हैं। या तो ये कीजिए या फिर ये कीजिए कि वनों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए, वन संरक्षण में सामुदायिक भूमिका की विवेचना कीजिए। दोनों में से कोई एक आप करेंगे, इसके आपको 6 नंबर मिलेंगे। अगला जो 8वां प्रश्न है वो ये है कि औपचारिक एवं अनौपचारिक साख में भेद कीजिए और इनके विभिन्न स्रोतों का वर्णन कीजिए। ये आपको 6 नंबर मिलेंगे। या तो फिर अथवा में दिया हुआ है इसे आप कर सकते हैं, जो कि आपको दिया हुआ है कि संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के रोजगार में अंतर स्पष्ट कीजिए और संगठित क्षेत्र के रोजगार को मिलने वाले लाभों का भी वर्णन कीजिए। तो ये आपके दोनों में से कोई एक आप करेंगे, 6 नंबर आपको मिलेंगे। इसके बाद आप जानते हैं कि इसके बाद आप मानचित्र, एक मैप दिया जाता है, मैप के ऊपर आपको दर्शाना होता है। तो इसके लिए आपको प्रश्न होते हैं जो कि 1-1 नंबर के होते हैं, 5 प्रश्न होते हैं कुल मिला के। जैसे कि आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित में आपको करेंगे, तो ये चिन्ह द्वारा, यानी कि जो चिन्ह आपको दिखाया गया है उस चिन्ह के अनुसार आप काम करेंगे, वही इसी चिन्ह के को सबको दिखाना है। जैसे कि पूछा हुआ है कि वह जनपद जहाँ चौरी चौरा की घटना घटी उसका नाम बताइए उस जिले का। तो उस जिले को दर्शाइए कि वो मैप में कहाँ है, इसके आपके 1 नंबर मिलेंगे। वह नगर जहाँ जलियांवाला बाग की घटना हुई थी उसे भी दर्शाना है। वह स्थान जहाँ 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो दिखाना है। वह स्थान जहाँ से सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। तो ये सभी के सभी स्थानों को आपको नाम सहित आपको और इस चिन्ह के अनुसार आपको मैप में दिखाना है। इसके 1-1 नंबर आपको 5 नंबर मिलेंगे। इसके बाद ये भी आपको मैप में दिखाने होते हैं। तो भारत में स्थित एक आणविक ऊर्जा संयंत्र को इस चिन्ह के द्वारा दिखाना है कि कहीं भी भारत में के नक्शे में आप इस चिन्ह से जहाँ पे वो आणविक ऊर्जा संयंत्र हो वो आपको दिखाना है। उत्तर प्रदेश में स्थित सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क को इस चिन्ह द्वारा शहर के नाम सहित आपको दर्शाना है कि उत्तर प्रदेश में कहाँ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है वो दर्शाना है। तमिलनाडु राज्य में स्थित लौह इस्पात संयंत्र को इस चिन्ह के द्वारा
इस शहर को के नाम सहित आपको दिखाना है। दक्षिण भारत का रेशम वस्त्र उद्योग का एक प्रधान राज्य को इस चिन्ह के द्वारा दिखाना है कि किस राज्य में रेशम वस्त्र उद्योग है दक्षिण भारत का। उत्तराखंड राज्य में स्थित प्रमुख बांध को इस रूप चिन्ह द्वारा आपको नाम सहित दिखाना है कि वह बांध कौन सा है और कहाँ स्थित है। बाकी आप नीचे देख रहे हैं कि ये जो होता है यही प्रश्न होता है, वह आपको दृष्टिबाधित छात्रों के लिए होता है, बाकी आपको इसमें कुछ करना नहीं होता है। तो इस तरीके से आप देख लिए कि ये सभी के सभी प्रश्न आपने देखे कि एक एक नंबर के 20 नंबर पहले वैसे थे, फिर 4 नंबर का था आपका प्रश्न और इसके बाद फिर 6-6 नंबर के प्रश्न आपके थे। तो इस तरीके से शॉर्ट लॉन्ग मिला के और इसके बाद फिर आपका बहुविकल्पी मिला के कुल 70 नंबर का आपका पेपर होता है। 30 नंबर आपको जानते हैं कि आपको मिलता है ये प्रैक्टिकल पे। तो इस तरीके से असेसमेंट पे इस तरीके से आप उसे कर लेंगे, तैयार करेंगे और ये आपका पेपर जो 2025 का होगा वो इसी प्रकार से बनेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि यही प्रश्न आएंगे, लेकिन पैटर्न बनाने का यही होगा और बदलेगा नहीं।